बारडा की क्रांतिकारी जमीन के बहादुर किसानों, आपके घरों से फौज में भी सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, खेती के लिए भी आप सबसे पहले संघर्षरत रहते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में आज लोक गायक और खास तौर से किसानों की रगों में खून दौड़ाने वाले अजय हुड्डा जी भी हैं। मैं तो उनसे फरमाइश करके गीत सुनता हूं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। दोस्तों, ये वक्त किसानों पे बहुत बुरा वक्त, इस वक्त में अगर नहीं लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, इससे ही चल रहा है, बर्बाद हो जाओगे। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आपसे कोई हमदर्दी नहीं है और वो कोई आपके लिए अच्छा काम करने की योजना नहीं रखते हैं। उन्होंने किसानी को खत्म करने के लिए काले कानून लाए। फौज जो दुनिया की सबसे बढ़िया फौज में से नंबर 2 है, उसको खत्म करने के लिए अग्निवीर लाए। और इसी तरह आज तक लिखित आश्वासन देने के बावजूद किसानों का एमएसपी का वादा पूरा नहीं किया है, क्योंकि वो उद्योगपतियों को सूट करता है। तो अगर नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं पाओगे, लड़ोगे तो सब कुछ पालोगे। लड़ोगे तो राज भी मिल जाएगा, लड़ोगे तो मांगे भी मानी जाएंगी। और मैं तो ये कहता हूं, लड़ो और इस लायक बनो कि आपको मांगे ना करनी पड़े, लोग आपसे मांगे। दूसरे लोग आपको कहें कि साहब हमारा ये काम कर दो, ये आपको तब मिलेगा जब अपना राज कायम करोगे। तो आने वाले दिनों में आप हरियाणा में भी और दिल्ली में भी अपना राज कायम करिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये किसान आंदोलन हुआ, दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। 700 लोग मारे गए, एक चिड़िया के ऊपर भी पत्थर नहीं चला, कोई हिंसा किसानों की तरफ से नहीं हुई। लेकिन पार्लियामेंट में जब एमपी लोग, खासतौर से राहुल गांधी, किसानों के लिए वो ला रहे थे शोक प्रस्ताव, तो मोदी जी ने शोक प्रस्ताव तक पेश नहीं होने दिया। चिड़िया मरती है, कुतिया मरती है तो भी उसका शोक प्रस्ताव करते हैं, लेकिन 700 किसानों के मरने का कोई शोक प्रस्ताव नहीं किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों का बदला लेने का दिन यही है। ये दिन हाथ से निकल जाएगा तो कभी आप रोते ही रहोगे, बदला लेने का वक्त नहीं मिलेगा। किसान आंदोलन की शुरुआत भी आपके यहां से हुई। मैं तो गोवा में गवर्नर था, मुझे बुलाया गया एक फंक्शन में, तो मैंने कहा भाई तुम जाते हो यहां से, हरिद्वार जाते हो, कहीं कहीं जाते हो, क्यों जाते हो तुम? इसलिए कि वो तीर्थ हैं। मैं आपको ये राय दूंगा कि वो तीर्थ नहीं है। तुम हरियाणा के गांव में जाओ, झुंझुनू जिले के गांव में जाओ, तुम महेंद्रगढ़ के गांव में जाओ, हर गांव के बाहर एक शहीद की प्रतिमा मिलेगी, वो तीर्थ है। वहां सर झुकाओ, वहां सर झुकाने से तुम्हें पुण्य भी मिलेगा और तुम्हारे बच्चों की शहादत को सलाम भी होगा। खैर वो बात खूब दूर तक गई और अब लोग हरिद्वार वगैरह जाने में वहां के लोग कम दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ आते हैं, पूछते हैं, मेरे से खुद तहकीकात करते हैं कि किस किस गांव में जाना चाहिए। मैं उन्हें बताता हूं। जैसे कोसली है, यादव भाइयों का गांव है, लेकिन सबसे ज्यादा शहीद वहां के हैं। ये इलाका है आपका, सबसे ज्यादा शहीद इस इलाके के हैं। तो यहाँ आना चाहिए, इनको देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि शहादत के बावजूद आज भी इन लोगों की क्या हालत है। इनको सरकार ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है, इनके लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। ये होगा तो बात दूर तक जाएगी। मुझे डॉक्टर स्वरूप सिंह जी, जो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो बताते थे कि चौधरी छोटू राम जी जब अंग्रेजी राज था तो उन्होंने उस वक्त सारे इलाके का दौरा किया। वो सबसे पहले सोनीपत में गए, वहां के लोगों से कहा भाई लड़कों को फौज में भर्ती कर दो,
सोनीपत के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहर का पानी आ गया है, हम तो मरने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। फिर वो झज्जर में आए, झज्जर में सिंचाई नहीं थी, तो झज्जर के लोगों ने बड़े पैमाने पे अपने बच्चों को भर्ती किया और नतीजा ये हुआ कि झज्जर के एक एक गांव में आज मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल सब हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं फौज के लोग। और अपने जो अभी ये थे जो फौज के चीफ बने थे वो भी वहीं से थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खेती किसानी को बचाइए, फौज को बचाइए और अपने किरदार को बचाइए। हमारी एक ही पहचान है कि हम सीमा पे भी लड़ते हैं, खेत में भी लड़ते हैं। अब आपको पता होगा, आपकी बेटी विनेश फोगाट जो दुनिया की सबसे बढ़िया चैंपियन है, सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, जिसने एक दिन में 3 कुश्तियां जीती, उसकी फाइनल कुश्ती में इन्होंने बेईमानी करा दी। वो सब दिल्ली के इशारे पे हुआ और आज वो बिना गोल्ड मेडल के है। लेकिन हमारा ये कहना कि बेटा कोई बात नहीं, हम आपको गोल्ड मेडल वाली ही मानते हैं, तुम यही मानो कि आपके पास गोल्ड मेडल है और आगे आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। उसने जो दुनिया की नंबर 1 पहलवान थी उसको मिनटों में हरा दिया था। तो हमारी बच्चियां हो, हमारे किसान हो, हमारे जवान हो, सब पे इन्होंने चोट की है और इनसे बदला लेने का यही मौका है। मुझे तो अब आते हुए किसी ने बताया कि बहन चंद्रावती जी जो यहीं से MP MLA रही हैं, वो बराबर के इलाके की थी और उनको अंतिम समय में अस्पताल में बेड नहीं मिला था, उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया था। लोहारू की जनता ने उनको 3 बार MLA बनाया, लेकिन अब उसका बदला भी आप भाई सोमवीर जी को MLA बनाकर अपना भाईचारा मजबूत कर सकते हैं। तीसरे मैं कहूंगा कि अपना वोट खराब ना करें। ये जो वोट कटवा लोग हैं, ये जो बीच में आके खड़े हो जाते हैं, इनसे माफी मांग लें कि भैया अगली बार तुम टिकट ले आना, फिर जिता देंगे, लेकिन हम अपनी वोट खराब नहीं करेंगे। उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। वो सब बीजेपी की साजिश है। उसने पूरे सूबे में बहुत सारे लोग खड़े कर दिए हैं, उनको पैसे दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि किसानों के वोट बंट जाएं, किसानों के वोट इकट्ठा ना रहें, किसानों की ताकत छिन्न भिन्न हो जाए। तो इस खेल में भी नहीं आने का है आप लोगों को। मैं शायद बहुत लंबा हो गया और इतना मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था। अभी मुझे एक मांग पत्र किसानों की तरफ से दिया गया है, जिसमें कपास और गंवार की फसल को बेमौसमी वर्षा होने के कारण नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ हुआ नहीं है। उसमें तत्काल होना चाहिए। बिजली निगम के जो रुपए भर रखे हैं उसमें किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही है और उनका जो ब्याज बनता है किसानों को ब्याज सहित राहत दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे कोई तवज्जो सरकार नहीं देती है, लेकिन वो देगी भी नहीं। हाँ, सरकार जब आप लड़ना सीख जाओगे, जब आप लड़ोगे, जब आप खड़े हो जाओगे तो आपके दरवाजे पे आ जाएगी। एक मैं आखिरी बात आपको कहना चाहता हूँ, वो मैं सब जगह कह रहा हूँ। मैं जब कश्मीर में गवर्नर था तो मुझे खबर आई कि पुलवामा में हमारे 40 सिपाही शहीद हो गए हैं। 40 जवान, ट्रेंड जवान शहीद हो गए। एक कोई टेररिस्ट आया गाड़ी लेके, उसने भर रखा था उसने बारूद, वो उसकी गाड़ी में मारा तो 40 जवान देन एंड देयर शहीद हो गए। मैंने प्रधानमंत्री को ढूंढा, ये मिले नहीं, कहीं अपनी फोटो खिंचवा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में। शाम को मुझे मिले तो इन्होंने कहा क्या हुआ सतपाल भाई? मैंने कहा इस तरह से हमारे जवान शहीद हो गए और वो हमारी गलती से हुए। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी चुप रहिए। मैं समझा शायद कोई जांच करेंगे, इनको किसकी जांच करनी थी। इन्होंने तो अगले दिन से
पाकिस्तान का राग पकड़ लिया। पाकिस्तान हो सकता है हमारे खिलाफ काम करता हो, लेकिन गलती तो हमारी थी। पुलवामा के जवानों ने 5 जहाज मांगे थे, 5 एयरक्राफ्ट एक दिन में उनको श्रीनगर पहुंचा सकते थे, लेकिन 4 महीने तक उनकी अर्जी पड़ी रही और अल्टीमेटली उसको खारिज कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे यहाँ तो जब कश्मीर के लड़के जम्मू में फंस जाते थे बर्फबारी की वजह से, या जम्मू के लोग श्रीनगर में फंस जाते थे, तो मैं तो उनको बिना मांगे जहाज देता था। दिल्ली में जहाज किराए पे ऐसे मिलते हैं जैसे टैक्सी। तो एक तरह से पुलवामा की शहादत भी इन दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के जिम्मे लगानी चाहिए और इन पे लगनी चाहिए। इसकी जांच आज तक नहीं हुई है। आज तक इस बात की जांच नहीं हुई है कि उन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेवार है, और जब तक ये हत्याओं की जांच नहीं होगी मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं सब जगह कह रहा हूं कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा को याद करके वोट देना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे 40 जवानों को शहीद कराया था। मैं बहुत लंबा बोल गया। 370 तो मैंने ही हटाई थी। आजकल बहुत ढिंडोरा पीट रही है दिल्ली सरकार कि हमने 370, वो तो मेरे दस्तखत से हटी थी। ये तो डरे हुए थे, ये तो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। महबूबा कहती थी कि कश्मीर में बहुत कत्लो गारत हो जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा आप हिम्मत रखिए और इसको हटा। मेरी चिट्ठी से हटना था, मैंने चिट्ठी भेज दी। मैं कहा इसको कल पार्लियामेंट में रख दें, पास करा दें। चिड़िया नहीं बोलेगी कश्मीर में। कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। 3 चीफ मिनिस्टर थे, उठा के मैंने बंद करा दिए, कोई उनकी हिमायत में नहीं आया। तो ये दिल्ली इनको डराती है तो ये डर जाते हैं और ये आम आदमी को फिर नुकसान देते हैं। तो मैं बहुत लंबा हो गया। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमको रोज मौका नहीं मिलता है। आज मैं आपके बीच आया हूँ। मैंने देखा है पूरे इलाके में कितनी कमजोरी है, कितनी गुर्बत है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, स्कूलों की कमी है, लेकिन कोई तवज्जो दी नहीं जा रही है। फिर कहूँगा कि आप लड़ोगे तो पाओगे, जो लड़ेगा वो पाएगा, जो नहीं लड़ेगा उसके घर पे कुछ नहीं पहुंचेगा। लिहाजा लड़ने की आदत डालिए और अपना हक हासिल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।